हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के विकास के बारे में। संवैधानिक विकास जो हुआ वो कैसे हुआ, बेसिकली टू पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहले आता है कंपनी रूल, उसके बाद आता है ब्रिटिश रूल। तो हम यहाँ पे बात करेंगे संवैधानिक विकास के 1773 से लेके 1947 तक, यानी 773 से 1947 के बीच जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ, जो भारत के संविधान का बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज से पहले जो हमारी वीडियोस थी फ्रेंड, उसमें हम टॉपिक को शॉर्ट्स के रूप में डिस्कस करते थे। आज से हम कंप्लीट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इंडियन पॉलिटी का डे बाय डे टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट सिलेबस हमारा आएगा। डेली आप शाम को 9 बजे वीडियो में आप हमारे साथ लाइव हो सकते हैं। जिस भी फ्रेंड का कोई डाउट हो, हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक का ग्रुप लिंक शेयर किया हुआ है, आप वहां पे अपना डाउट बता सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें अपना नेम, सिटी और एग्जाम लिखकर 8447410108 पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके थ्रू आपको जो भी हमारे न्यू बैचेस रहेंगे या कोई अपकमिंग एग्जाम्स आते हैं उनका नोटिफिकेशन आता है, या फिर जो भी हमारी वीडियोस आती है, जो भी हम यूट्यूब पे लाइव करते हैं, सभी के नोटिफिकेशन जो है वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। इसके अलावा जो फ्रेंड्स घर बैठ के अपनी तैयारी कर रहे हैं, यदि आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, ऑल ओवर इंडिया में हमारी कुरियर सर्विस अवेलेबल है। नोट्स ऑर्डर करने के लिए आप हमें 8447410108 पर व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू नोट ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ्रेंड्स क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, यदि आप ऑनलाइन बैच चाहते हैं या ऑफलाइन बैच चाहते हैं, तो आप स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने का लिंक एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रहेगा, iOS यूजर्स के लिए लिंक रहेगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दोनों ही लिंक अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट। जब भारत का संविधान निर्माण हुआ तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 यानी 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया। क्या किया रेगुलेटिंग एक्ट ने? भारत के केंद्रीकरण की स्थापना, यानी सेंट्रलाइजेशन जो हुआ इंडिया में, वो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया। कब ये स्टार्ट हुआ, कब ये एक्ट आया? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और इंडिया में सेंट्रलाइजेशन के लिए। इट वॉज द फर्स्ट एक्ट towards constitutional development in India enacted by British Parliament to manage and control the affair of the East India Company। यानी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उनके मामलों और प्रबंधन, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में आई थी वो बेसिकली व्यापार के पर्पज से यहाँ पे आई थी, व्यापार करने आई थी। तो ब्रिटिश संसद द्वारा उसके ऊपर जो नियम और प्रबंधन जो लगाए ब्रिटिश संसद ने, उनको भारत के संवैधानिक विकास की दिशा में पहला अधिनियम था। भारत के व्यापार की दिशा में जो भी रूल रेगुलेशन ब्रिटिश कंपनी ने लगाए वो संवैधानिक विकास की दिशा में पहला अधिनियम था। कौन सा अधिनियम था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। गवर्नर जनरल वॉज गवर्नर ऑफ बंगाल अकॉर्डिंग टू द एक्ट, यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके अनुसार गवर्नर जनरल जो है बंगाल का गवर्नर था। इंडियाज फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉज वॉरेन हेस्टिंग। जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। आपने जनरली एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन देखा होगा। फर्स्ट इंडियाज गवर्नर जनरल, हु इज द फर्स्ट इंडिया गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग। गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वर इंफीरियर ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल, यानी जो मद्रास और मुंबई के गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर से कम ताकतवर थे, मतलब कि उनको उनसे कम आंका जाता था। Power to create laws and statutes was in hand of the Governor General, assisted by 4 members of council। यानी जो गवर्नर जनरल होते थे उनकी जो पावर होती थी, जो उनके हाथ में जो शक्ति होती थी कानून और कानून बनाने की, वो किनके हाथों में होती थी? गवर्नर जनरल के हाथों में होती थी। और उनकी सहायता के लिए बेसिकली 4 मेंबर्स काउंसिल होती थी, यानी कि 4 सदस्यों की एक परिषद होती थी जो गवर्नर जनरल की सहायता करती थी, क्योंकि गवर्नर जनरल ही कानून और शासन चलाते थे, उस समय वही रूल करते थे। तो उन्हीं का कानून और कानून बनाने की शक्ति का जो अधिकार है वो गवर्नर जनरल के हाथों में होता था।
ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फिक्स्ड नंबर डायरेक्टर विच वाज 4, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक थे उनकी जो संख्या है वो फिक्स थी, जो कि टोटल 4 थी। गवर्नर जनरल हैडेड टू ओबे डायरेक्टिव ऑफ द कंपनीज डायरेक्टर, यानी जो गवर्नर जनरल थे वो कंपनी के निदेशकों को निर्देशन का पालन करना पड़ता था। यानी गवर्नर जनरल जो है वो कंपनी जो भी उन्हें निर्देश देती थी कि ये करना है वो करना है, उन सभी को वो फॉलो करते थे, उनको फॉलो करना होता था। रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद जो एक्ट आया वो था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। रेगुलेटिंग आया था 1773 में, उसके बाद आया है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। यानी क्या इसने चेंजेस किए रेगुलेटिंग एक्ट में, क्या उसकी कमियों को दूर करने के लिए दूसरा एक्ट लाया गया। इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिस एक्ट ब्रॉट इन मैनी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडिफिकेशन, यानी जो भारत के संविधान के विकास में जो भी चेंजेस, जो नए संशोधन किए, वो इनके लिए इस अधिनियम को संशोधन किए गए इस अधिनियम के द्वारा। एज पर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कॉलोनियल ईस्ट इंडिया कंपनी वर कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। जो पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784, इसके अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी को जो उसके उपनिवेशक होते थे, जो कॉलोनीज होती थी, उनको भारत में ब्रिटिश कब्जे कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। The Crown and Company were founded, which run and mutual government of British India had the supreme power of authority। यानी जो क्राउन एंड कंपनी की स्थापना की गई थी, ब्रिटिश भारत की जो सरकार चलाती थी उसके पास सत्ता की सर्वोच्च शक्ति होती थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर was created of commercial operation and 6-member board of control was designed for पॉलिटिकल अफेयर्स। यानी जो भी हमारा कमर्शियल जो बिजनेस होता था, जो संचालन होता था, उसके लिए एक निदेशक मंडल बनाया गया। क्या बनाया गया? उसके लिए कमर्शियल ऑपरेशन एक मेंबर बोर्ड बनाया गया, निदेशक मंडल बनाया गया, जो कि राजनीतिक मामलों में 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड नामित किया गया। यानी जो पॉलिटिकल मामलों को देखेंगे उसके लिए 6 मेंबर की एक कमेटी स्थापित की गई। काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल was decreases 3 from 4 member appointed by मद्रास एंड बॉम्बे। जो मद्रास और बॉम्बे की नियुक्ति गवर्नर जनरल की परिषद थी, उसके सदस्यों की जो संख्या पहले 4 हुआ करती थी, उसको घटा के इसमें 3 कर दिया गया। ये जो संख्या 4 थी, ये रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान थी। पिट्स इंडिया एक्ट आया तो उसने इसकी संख्या को डिक्रीज कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट आया है चार्टर एक्ट 1830। ने क्या किया? एंडेड ईस्ट इंडिया कंपनी प्रायोरिटीशिप बाय द एस्टेब्लिशिंग ट्रेड विद इंडियन दैट वाज अंडरस्टैंड फॉर द इवन द सिटीजन ऑफ ब्रिटिश एक्सपेक्ट देयर द टी ट्रेड। यानी कि जो चार्टर अधिनियम था वो भारत के साथ व्यापार करके ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वामित्व को समाप्त कर दिया। चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने आई थी उसको बिल्कुल ही समाप्त कर दिया, और चाय व्यापार को छोड़कर ब्रिटिश नागरिकों के लिए भी लागू था। जो वहां पे चार्टर अधिनियम जो 1813 का एक्ट था वो कहता है भारत के साथ व्यापार की स्थापना करके ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वामित्व को समाप्त कर दिया, और ओनली चाय के व्यापार को छोड़ के जो भी वो व्यापार करते थे वो ब्रिटिश नागरिकों के लिए भी लागू कर दिया। चार्टर एक्ट 1833। East India Company is as more executive body. It was not longer or commercial body। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक मात्र कार्यकारी निकाय था, निकाय के रूप में समाप्त हो गई, और अब ओनली एक वाणिज्यिक निकाय ही नहीं था। चार्टर एक्ट जो है वो 1833 was final step approach to centralization in India। यानी चार्टर जो एक्ट था 1833 उसका फाइनल केंद्रीकरण जो है उसने भारत में किया। जो विकेंद्रीकरण किया भारत में वो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा केंद्रीकरण के दृष्टिकोण का अंतिम चरण था, जो कि 1773 के विनियम अधिनियम के साथ शुरू हुआ। सबसे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट आया वो भारत में केंद्रीकरण के लिए सबसे पहले सेंट्रलाइजेशन किया रेगुलेटिंग एक्ट ने,
और उसके बाद जो पूरी तरह से फुल्ली दृष्टिकोण से जो सेंट्रलाइजेशन हुआ वो हुआ 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। It was the significant step development of Indian constitutional during colonial rule, यानी जो औपनिवेशिक शासन था, जो औपनिवेशिक शासक थे उनके दौरान भारतीय संविधान के विकास में यह एक महत्वपूर्ण कदम था। बंगाल गवर्नर जनरल एनरोल्ड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी जो बंगाल के गवर्नर जनरल का विकास था वो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में हुआ। कब से हुआ? 1833 के चार्टर एक्ट के बाद। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड विलियम बेंटिंक। पहले गवर्नर जनरल जो भारत के थे वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, हु वाज गिवन द फुल अथॉरिटी और अर्निंग मिलिट्री एंड सिविल, यानी कि उनकी जो पूरी अथॉरिटी थी, पहले जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, उनकी जो पूरी अथॉरिटी, जो उनको पूरा अधिकार दिया गया वो किस पे था? कमाई, सैन्य और नागरिक पे, यानी कि अर्निंग पे, मिलिट्री पे और सिविल पे, इन पे उनका पूर्ण रूप से अधिकार सौंपा गया। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1853। एक्ट मार्क द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंक्लूडिंग द सिविल सर्विसेज व्हिच हेल्प रिक्रूट इंडिविजुअल इनटू सिविल सर्विस, यानी इस अधिनियम ने जो सिविल सेवा परीक्षा के सहित जो और भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उनकी शुरुआत की, जिसमें व्यक्ति को सिविल सेवाओं में भर्ती करने में मदद मिली। अगर पूछा जाए कि कौन से एक्ट से सिविल सेवाएं की जो शुरुआत थी वो इंडिया में हुई, तो चार्टर एक्ट 1853 से ये सेवाएं जो है इंडिया में शुरू हुई। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव प्रोसेस ऑफ द गवर्नर जनरल वर डिवाइडेड, यानी जो गवर्नर जनरल की विधायी और कार्यकारी शक्तियां थी, मतलब जो लेजिस्लेटिव जो एग्जीक्यूटिव पावर थी उनको डिवाइड कर दिया गया। There was an addition of 6 new members to Legislative Council and 4 members were selected by provisional government of Bombay, Madras, Agra and Bengal, यानी विधान परिषद में 6 सदस्यों को शामिल किया गया। There was addition 6 new members, जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, विधान जो परिषद थी हमारी विधान परिषद में 6 नए सदस्यों को उसमें शामिल किया गया, जिसमें 4 जो सदस्यों का चयन होना था वो मुंबई, मद्रास, आगरा, बंगाल की अंतरिम सरकारों के द्वारा किया गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज न्यू नेम गिवन टू द गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल अंडर द एक्ट, यानी जो केंद्रीय विधान परिषद के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की विधान परिषद को यह नाम दिया गया, नया नाम दिया गया। इट स्टार्टेड ऑपरेटिंग एज मिनी पार्लियामेंट, उसको किसके रूप में पहले स्टार्ट किया गया? मिनी पार्लियामेंट के रूप में इसको शुरू किया गया। सेम गाइडलाइंस एट द ब्रिटिश, यानी कि अंग्रेजों के भी जो समान दिशा निर्देश को अपनाया गया और मिनी पार्लियामेंट के रूप में इसको काम को शुरू किया गया, मतलब इसको स्वीकार किया गया। गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1858, गवर्नमेंट एक्ट इंडिया 18, भारतीय सरकार अधिनियम 1858। ब्रिटिश लेजिस्लेटेड द गवर्नमेंट एक्ट 1858 मार्क द एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, यानी जो 1858 का अधिनियम कानून था उसने अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अंतिम रूप से करते हुए भारत सरकार अधिनियम का नया कानून बनाया 1858। Authority was assigned by British Crown which marked another change to constitutional development of India, ये जो अधिकार था ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया और भारत के संवैधानिक विकास में एक बदलाव को और उजागर किया गया। नए संवैधानिक विकास में बदलाव के लिए नए चिन्हों को वर्णित किया गया। पावर ऑफ द एक्स कोर्ट डायरेक्टर वर एक्वायर्ड बाय द सेक्रेटरीट स्टेट ऑफ इंडिया, यानी जो पूर्व न्यायालय के निदेशक थे उनकी शक्तियां भारत के राज्य सचिव के द्वारा अधिग्रहित कर ली गई। मैनेज द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द वायसराय ऑफ द इंडिया, भारत के वायसराय के माध्यम से प्रशासन पर प्रबंधन किया गया, जो प्रशासन था उसका प्रबंधन किया गया। काउंसिल ऑफ इंडियन स्टेट वाज एडवाइजरी बॉडी ऑफ 15 मेंबर दैट हेल्ड द सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, यानी भारत के परिषद की 15 लोगों की जो समिति होती थी, जो सलाहकारी संस्था बनी थी, भारत के राज्य सचिव की मदद करती थी।
गवर्नर जनरल रिसीव्ड द क्राउन वायसराय ऑफ इंडिया, जो गवर्नर जनरल थे भारत के वायसरायज का ताज मिला, जो गवर्नर जनरल होते थे उनको भारत के वायसराय का ताज मिला। फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट वायसराय वाज लॉर्ड कैनिंग, जो भारत के पहले वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इंडियाज काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया designated non-official member of the legislative council of viceroy for the first time, भारत के नागरिकों को पहली बार वायसराय की विधान परिषद के गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित किया गया। प्रोविजन एस्टेब्लिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो प्रांतों ने विधान परिषदों की स्थापना की, यानी जो प्रांत होते थे उन्हीं से विधान परिषदों की स्थापना की। The State Council Act 1861 led the restoration of Madras and Bombay legislative power, यानी जो ये अधिनियम आया 1861 का, वो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने मद्रास और बॉम्बे की जो विधायी शक्तियां थी उनको बहाली का नेतृत्व किया, यानी उनको फिर से रिस्टोर करने का उनका नेतृत्व किया। लेजिस्लेटिव काउंसिल बिगन बंगाल पंजाब नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविजन, यानी जो बंगाल पंजाब और उत्तर पश्चिमी की जो प्रांतीय सीमा जो प्रांत थे वो विधान परिषदें शुरू की गई। सबसे पहले कहां पे विधान परिषदें शुरू की गई थी? बंगाल पंजाब उत्तर पश्चिमी के सीमा प्रांतों में विधान परिषदें शुरू की गई। उसके बाद आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, कोस लेजिस्लेटिव काउंसिल साइज इंक्रीज, इस एक्ट से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो विधान परिषद का जो आकार था उसको बड़ा किया गया। काउंसिल हैज द पावर ऑफ रिफ्लेक्टिंग बजट एंड कुड पुट अप इंक्वायरी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी परिषद के जो पास बजट था उस पर विचार करने की शक्ति और उसके कार्यपालिका से पूछताछ कर सकती थी, यानी जो परिषद के पास जो बजट होता था बजट पे विचार विमर्श करने के लिए वो कार्यपालिका से पूछताछ कर सकती थी। इस एक्ट में बेसिकली जो लेजिस्लेटिव जो हमारी कार्य विधान परिषद होती थी उसके आकार को बढ़ाया गया, उसकी और शक्तियों को इंक्रीज किया गया। टू लीड द बिगनिंग इनडायरेक्टली इलेक्शन टू इंडिया वाज द फर्स्ट टाइम, यानी भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ? इसी एक्ट के दौरान भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली रूप से इलेक्शन स्टार्ट हुए। एज पर एक्ट प्रोविजन प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन वाज इनिशिएटेड, यानी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जो प्रतिनिधित्व का सिद्धांत था उसको यहाँ पे शुरू किया गया। उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, यानी कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। इस एक्ट को जो प्रॉपरली रूप से जाना जाता है मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। कौन सी एक्ट को? इंडियन काउंसिल एक्ट। भारतीय संविधान के विकास में इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप परिषदों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई। इससे पहले जो एक्ट था उसमें अप्रत्यक्ष रूप से भारत में पहली बार चुनाव की बात की गई और मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के अकॉर्डिंग पहली बार प्रत्यक्ष रूप से चुनाव की बात की गई। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज यूनिक नेम गिवन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम दे दिया गया। न्यू सिस्टम वाज स्टार्टेड, एक नए सिस्टम नई प्रणाली की शुरुआत की गई। केवल मुस्लिम जो थे वो एक अलग से निर्वाचक मंडल प्रदान करके आरक्षित सीटें दी गई, जिससे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के रूप में जिसको कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के रूप में जाना जाता है, जहां केवल मुसलमानों को ही मतदान दिया जा सकता था। The law member of Indian was स्टेंड्रिया सिन्हा, यानी कानून के जो सदस्य स्टेंद्र सिन्हा थे, भारत के कानून सदस्य हैं। उस समय भारत के कानून सदस्य कौन थे? स्टेंद्र सिन्हा। इंडियन मेंबर्स वर असाइंड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय, यानी भारतीय सदस्यों को वायसराय की कार्यकारी परिषद को सौंपा गया। भारतीय जो सदस्य थे उनको वायसराय की कार्यकारी सौंप दी गई।
उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मोंटे-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इससे पहले मोर्ले-मिंटो सुधार 1909, इसके बाद आया है मोंटेगू-चेम्सफोर्ड सुधार यानी 1919। ये हमें क्या बताता है, इसने हमें इंट्रोड्यूस कराया बिकमरलिज्म यानी संवैधानिक विकास में द्विसदनीय प्रणाली की शुरुआत की गई। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में बाइमैनलिज्म यानी द्विसदनीय जो प्रणाली थी उसकी शुरुआत की गई। कौन से एक्ट के द्वारा? मोंटेगू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग द्विसदनीय प्रणाली की भारत में शुरुआत की गई। सेंट्रल एंड प्रोविजन इश्यूज वर स्प्लिट, इट मेड प्रोविजन फॉर प्लेसिंग द सैचुरेटेड बॉडी आफ्टर 10 ईयर टू एग्जामाइन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। केंद्रीय और प्रांतीय मुद्दों को विभाजित कर दिया गया और उनके जो सरकार के जो कामकाज थे उसकी जांच के लिए 10 साल के लिए एक बोर्ड की कमेटी बनाई, जो प्रावधान लगाए गए। 10 साल के लिए एक वैधानिक बोर्ड लगाने का प्रावधान किया गया। Scheme dual governments was the represented by provisional subjects divided into transfer और रिवर्स, यानी जो प्रांतीय विषयों के द्वैध शासन, जो प्रांतों में द्वैध शासन था, उस द्वैध शासन की एक योजना बनाई गई कि इसको स्थानांतरित और आरक्षित रूप में विभाजित कर दिया जाए। ट्रांसफर जो लिस्ट थी उसमें क्या क्या इंक्लूड थे, जो ट्रांसफर किया गया, जो तबादला किया गया, उसमें जो लिस्ट थी वो क्या क्या थी? हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया एंड लोकल गवर्नमेंट सुपरविजन, यानी जो स्थानीय सरकार का पर्यवेक्षण जो करना होता है वो सब इसमें शामिल था। प्रांतीय विषयों में द्वैध शासन की जो योजना प्रस्तुत की गई थी उसमें स्थानांतरित और आरक्षित 2 भागों में उसको विभाजित किया गया था, जिसमें जो ट्रांसफर की जो लिस्ट थी उसमें जो चीज उसमें शामिल की गई वो थी हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड लोकल गवर्नमेंट सुपरविजन, यानी जो स्थानीय सरकारें होती है उनका पर्यवेक्षण करना। द गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री हेल्ड द ट्रांसफर लिस्ट अकाउंटेबल टू द प्रोविजनल काउंसिल, यानी जो मंत्रियों की सरकार ने हस्तांतरण सूची को प्रांतीय परिषद के प्रति जवाबदेह ठहराया, यानी कि वो प्रांतीय सरकार के प्रति जवाबदेह रहेगी। आरक्षित सूची में वायसराय के शासन के तहत विदेशी मामले जैसे संचार और रक्षा भी शामिल थे। जो वायसराय थे उसकी सूची में जो विदेशों से जो मामले होते थे वो कौन कौन से मामले थे? विदेशी मामले हो गए, संचार के मामले हो गए और रक्षा भी उसमें शामिल थे। वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल कंप्राइज 6 मेंबर एंड 3 वर इंडियंस, यानी वायसराय की जो परिषद रहेगी वो 6 सदस्यों की रहेगी, जिसमें 3 सदस्य भारतीय होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 प्रोवाइडेड फाउंडेड द पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना प्रदान की। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंडेड एंग्लो इंडियंस एंड क्रिश्चियंस एंड सिख्स, यानी जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था उसने एंग्लो इंडियन, ईसाई और सिखों को बढ़ाया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्ट वाज द लास्ट एंड मोस्ट एक्सटेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी ये जो एक्ट था, अधिनियम था, इसके द्वारा भारत में स्थापित अंतिम और सबसे अधिक विस्तारित संवैधानिक विकास हुआ था, जिसमें मल्टीपल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड डिक्लेरेशन बाय साइमन कमीशन, यानी कि एक गोलमेज सम्मेलन में साइमन कमीशन की घोषणा की गई। जो साइमन कमीशन की घोषणा की गई थी उसी के बाद संविधान के साइमन कमीशन की घोषणा में ही संविधान का प्रस्ताव रखा गया था। Bicameralism was represented in 6 states: Assam, Bihar, Bengal, Bombay and Madras. United provision out of 11, यानी 11 राज्यों में से जो 6 राज्य थे उन 6 में कौन कौन से थे? असम, बिहार, बंगाल, बंबई, मद्रास और संयुक्त प्रांत थे, जिसमें द्विसदनीय प्रस्तुत किया गया, यानी द्विसदनवाद को प्रस्तुत किया गया। पावर ऑफ डाइवर्स इनटू प्रोविजनल लिस्ट, फेडरल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, यानी कि जो शक्तियां थी, जो प्रांतीय शक्तियां थी, उनको 2 सूची में डिवाइड किया गया, संघ सूची और समवर्ती सूची। प्रोविजनल इंडिपेंडेंस वाज स्टार्टेड इन द स्टेट बाय कैंसलिंग द
डच यानी द्वैध शासन को समाप्त कर रियासतों में प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत की गई। द्वैध शासन यानी जो द्वैध शासन चलता था भारत में उसको समाप्त करके रियासतों के प्रांतीय को, जो रियासत के प्रांत होते थे, उनको अपनी स्वतंत्रता प्रदान की गई। प्रोवाइडेड प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशिंग द फेडरल कोर्ट, आरबीआई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी अधिनियम में जो संघीय न्यायालय थे, आरबीआई या भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के प्रावधान दिए गए। एक्ट लॉन्चेस ऑल इंडिया फेडरलाइजेशन कंसिस्ट प्रोविजन एट द प्रिंसी स्टेट एज यूनिट्स, यानी अधिनियम ने जो यूनिट्स होती है, राज्यों की, प्रांतों की जो इकाइयां होती है और रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ का शुभारंभ किया गया। प्रांतों की इकाइयों और रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ का शुभारंभ किया गया। उसके बाद आया क्रिप्स मिशन, यानी 1942 में भारत आया क्रिप्स मिशन अंडर द सुपरविजन सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन वो सन 1942, यानी 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की देखरेख में क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा गया। ऑलमोस्ट ऑल पार्टीज एंड फैक्शंस रिजेक्ट फॉर रिकमेंडेशंस गिवन बाय द क्रिप्स मिशन, मतलब लगभग के जो सभी जो दल थे, गुट थे, उनमें क्रिप्स मिशन के द्वारा जो भेजी गई सिफारिशें थी उन सबको अस्वीकार कर दिया। एज पर द मिशन प्रपोजल आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडिया वुड रिसीव स्टेटस ऑफ डोमिनियन, यानी मिशन के प्रस्तावों के अनुसार जो मिशन आया उसके में जो जो प्रस्ताव उन्होंने सुझाए, उससे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन का दर्जा प्राप्त हो गया। An elected body would be appointed in India structure the Constitution of India, भारत के संविधान की संरचना के लिए भारत में एक निर्वाचित निकाय की नियुक्ति की गई, यानी एक निर्वाचित निकाय को नियुक्त किया जाए। क्रिप्स मिशन के बाद आया कैबिनेट मिशन 1946। सबसे पहले क्रिप्स मिशन आया 1942 में, उसके बाद जब उसके सुझाव को अस्वीकार कर दिया तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। सम ऑफ द लीडिंग सजेशन कैबिनेट मिशन प्लान वाज, कैबिनेट मिशन योजना के जो मुख्य जो सुझाव थे वो क्या क्या थे? ब्रिटिश प्रोविजन, यानी जो ब्रिटिश प्रांत थे एंड जो इंडियन स्टेट्स थे उनको एकजुट होकर, यानी यूनियन ऑफ इंडिया, यूनिट टू फॉर्म यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ बनाने के लिए एकजुट होंगे ब्रिटिश प्रांत और इंडियन स्टेट। रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वुड बी सिलेक्टेड कंप्राइजिंग 389 मेंबर, यानी जो भारत की जो संवैधानिक सभा का चयन किया गया उसमें जो सदस्य थे वो कितने थे? 389। सबसे पहले जो भारत की संवैधानिक सभा के चयन के लिए सदस्य शामिल हुए वो थे 389। 14 मेंबर वुड क्रिएट प्रोविजनल गवर्नमेंट फ्रॉम द मेन पार्टी, जिसमें 14 जो सदस्य थे वो मुख्य दल के एक अंतिम सरकार बनाएंगे। कितने सदस्य बनाएंगे अंतिम सरकार? 14 सदस्य। यूनिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज आर्टिकुलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वुड ऑपरेट टू डोमेन लेजिस्लेचर, यानी जब तक संविधान में व्यक्ति नहीं किया गया, संविधान को व्यक्त नहीं किया गया, तब तक संविधान सभा डोमेनियन विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। ऐसा कैबिनेट मिशन में सुझाव दिया गया। उसके बाद आए माउंटबेटन प्लान एंड इंडिपेंडेंट एक्ट इंडिया 1947। ब्रिटिश इंडिया वाज पार्टीशंस एंड इंडिया एंड पाकिस्तान 15 अगस्त 1947, यानी जो पार्टीशंस हुआ, ब्रिटिश इंडिया जब पार्टीशंस हुआ तो भारत और पाकिस्तान था वो अलग हो गए 15 अगस्त 1947 को। ब्रिटिश भारत और भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। दिस एक्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड एब्सोल्यूट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एनी प्रोविजन एंड स्टेट्स फॉर्मुलेट देयर गवर्नमेंट, यानी भारतीय संविधान के विकास में इस अधिनियम ने संविधान सभा को पूर्ण विधायी शक्ति प्रदान की और प्रांतों राज्यों ने अपनी सरकारें बनाई। इससे पहले जो भी एक्ट आए उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए, एक दूसरे एक्ट ने एक दूसरे को रिप्लेस किया, जो उसमें कमियां थी उनको सुधारते हुए एक्ट का प्रोसेस आगे चलता रहा। बट फाइनली जब इंडिया का जो संविधान बना जिसमें इसके प्रस्ताव को पास किया गया या संविधान सभा का गठन किया गया, तो वो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट
जिसमें भारत को पूर्ण रूप से प्रांतों और राज्यों को अपनी सरकारें बनाई और पूर्ण रूप से उनको स्वतंत्र सरकारें बनाने का इस एक्ट में ही उनको प्रोविजन प्रदान किया गया। अभी हमने इस वीडियो में किया है फ्रेंड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी कि भारतीय संविधान का जो विकास हुआ उसका जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड था वो हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।